हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। तो हम लोग पिछले लेक्चर में बीज के निर्माण के बारे में बातचीत किए थे और भ्रूणपोषी तथा अभ्रूणपोषी बीज क्या होते हैं इनको भी देखे थे, और प्रकीर्णन क्या होता है और प्रकीर्णन कितने प्रकार से होता है, इन सबको पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। और अब अगली हेडिंग आती है बीज के निर्माण का महत्व। इसे इंग्लिश में कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सीड फॉर्मेशन। ओके, तो आइए देखते हैं बीज के निर्माण के महत्व को थोड़ा सा। बीज के निर्माण की प्रक्रिया आवृतबीजी पादपों में अत्यंत महत्वपूर्ण अनुकूलन है। बीजों के अंदर भ्रूण जीवित रहते हुए भी सक्रिय अवस्था में नहीं रहते हैं, अर्थात प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। ओके, प्रायः बीजों के अंकुरण के लिए ऑक्सीजन, जल तथा उचित तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ बीज विशेष परिस्थितियों में अंकुरित होते हैं। यह दशा प्रसुप्ति या डॉर्मेंसी कहलाती है। ओके, वातावरणीय दशाओं में अनुकूलन की स्थिति न होने के कारण भ्रूण बीज के अंदर लंबे समय तक सुरक्षित रहता है तथा जब उसका अनुकूलन परिस्थिति आता है तो वह अंकुरित होता है। मेरा कहने का मतलब है कि जब एक सीड है, एक सीड को आप अंकुरित करना चाहते हैं तो वह अंकुरण तभी होगा जब उसके अनुकूल वातावरण होगा। ठीक, जैसे ही बीज के प्रति अनुकूल अवस्था आएगी वह अंकुरित हो जाएगा। ओके, बीजों के भ्रूणकोश में संग्रहित भोजन अंकुरण के समय भ्रूण में सहायक होता है। ठीक, यानी जब बीज अंकुरित होता है तब भ्रूणपोष जो होता है उस अंकुरित हो रहे बीज को भोजन प्रदान करता है। ओके, और भ्रूण की वृद्धि में सहायक होता है। और बीज जल, वायु तथा अन्य माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकीर्णित होते हैं, और यही बीज जब अलग अलग वातावरण में जाकर अंकुरित होंगे और नई नई जातियों की उत्पत्ति होगी। ओके, और बहुत से बीजों की जीवन क्षमता जो होती है कई महीनों की होती है, बहुत से बीज हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के बीज अलग अलग समय अवधि तक जीवित रहते हैं। ओके, एक प्राचीन बीज ल्यूपाइन लुपिनस आर्कटिकस, जिसे आर्कटिक टुंड्रा से खनित किया गया था, एक अनुमानित रिकॉर्ड 10,000 वर्ष की सुसुप्त के बाद बीज अंकुरित एवं पुष्पित हुआ था। 10,000 वर्ष बाद कौन सा बीज था, किसका बीज था? ल्यूपाइन का बीज था। ल्यूपिनस आर्कटिकस का बीज जो था वह करीब 10,000 अनुमानित, मतलब अनुमान के हिसाब से करीब 10,000 वर्ष की सुसुप्तता के बाद वह बीज अंकुरित और पुष्पित हुआ। हाल ही का रिकॉर्ड 2000 वर्ष पुराने खजूर की जीवनक्षम बीज फोएनिक्स डेक्टिलीफेरा, जिसे मृत सागर के पास किंग हैराल्ड के महल की पुरातात्विक खुदाई के द्वारा पाया गया। ओके, उसके बाद अब अगली हेडिंग है बीजांड तथा बीज में अंतर। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नोट करके रख लीजिएगा। ओके, देखिए बीजांड, देखिए पहले बीजांड में देखते हैं। बीजांड अंडाशय में निषेचन से पहले पाए जाने वाली महाबीजाणुधानी है। ओके, बीजांड अंडाशय में निषेचन से पहले पाई जाने वाली महाबीजाणुधानी है। ओके, उसके बाद फिर देखिए बीज में, बीज का निर्माण फल के अंदर होता है। बीजांड ही निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण करता है। ठीक, बीज का निर्माण फल के अंदर होता है और बीजांड ही निषेचन के पश्चात बीज में परिवर्तित हो जाता है। ओके, उसके बाद फिर देखिए बीजांड में, बीजांड के चारों ओर एक या दो रक्षा परत उपस्थित होती है। ठीक, बीजांड के चारों ओर एक या दो रक्षा परत उपस्थित होती है, उसे क्या कहते हैं? इंटेगुमेंट या फिर अध्यावरण। ठीक, उसके बाद फिर बीज में देखिए, बीज के चारों ओर बीज का आवरण होता है। इसमें बाह्य आवरण को बीजचोल तथा अंतः आवरण को अंतः कवच कहते हैं। इनका निर्माण बीजांड के आवरणों के सूख जाने से होता है। ओके, बीज के चारों ओर बीज आवरण होता है। ओके, और इनमें बाह्य आवरण को बीजचोल तथा अंतः आवरण को अंतः कवच कहते हैं। और इनका निर्माण जो होता है, किनका निर्माण? बाह्य आवरण और अंतः आवरण का निर्माण
बीजांडों के आवरणों के सूख जाने से होता है। उसके बाद फिर से देखिए बीजांड में भ्रूणकोश उपस्थित होता है। ओके, उसके बाद बीज में देखिए बीज में भ्रूणकोश अनुपस्थित होता है। उसके बाद फिर देखिए बीजांड में मुख्य ऊतक बीजांडकाय होता है। बीजांड में मुख्य ऊतक बीजांडकाय होता है, जबकि बीज में बीजांडकाय अनुपस्थित होता है या फिर पतली परत के रूप में होता है, जिसे परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहते हैं। उसके बाद फिर देखिए बीजांड के अंदर भ्रूण उपस्थित नहीं होता। बीजांड के अंदर भ्रूण उपस्थित नहीं होता। और फिर बीज में देखिए बीज में भ्रूण उपस्थित होता है। ओके, फिर देखिए बीजांड के अंदर भ्रूणपोष नहीं होता। देखिए बीजांड के अंदर भ्रूणपोष नहीं होता है, जबकि बीज में भ्रूणपोष हो सकता है। बीज में भ्रूणपोष हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है भ्रूण पर। ठीक, अगर भ्रूण जो है भ्रूणपोष को अपनी वृद्धि में पूरा प्रयोग कर लेगा तो भ्रूणपोष नहीं बचेगा, और जो भ्रूण जो होता है अगर भ्रूणपोष का अपने वृद्धि में पूरा उपयोग नहीं करता है तो वही भ्रूणपोष बच जाता है, तो बीज में भ्रूणपोष उपस्थित रहता है। उसके बाद देखिए बीजांड का अंकुरण नहीं हो सकता, और बीज में उचित परिस्थितियों में बीज अंकुरित होकर के नया पादप बनाता है। ओके, उसके बाद अब देखिए अगली हेडिंग है भ्रूण तथा बीज में अंतर। ओके, देखिए भ्रूण को इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो और बीज को इंग्लिश में कहते हैं सीड। ओके, फिर आइए देख लेते हैं भ्रूण तथा सीड में अंतर क्या है। देखिए निषेचन के पश्चात बनने वाले युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, यानी निषेचन के पश्चात बनने वाले युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। ओके, उसके बाद बीज में देखिए निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज विकसित होता है। ठीक, बीज में निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज विकसित होता है। ओके, उसके बाद फिर देखिए भ्रूण वास्तव में बीज का ही एक अंश होता है तथा इसी के अंदर सुरक्षित रहता है। किसके अंदर? बीज के अंदर। ठीक, भ्रूण जो होता है वास्तव में बीज का ही अंश होता है और बीज के अंदर ही सुरक्षित होता है। ओके, उसके बाद बीज में देखिए बीज भ्रूण का अंश नहीं होता है। बीज जो होता है भ्रूण का अंश नहीं होता है। बीज एक स्वतंत्र रचना के रूप में फल के अंदर होता है। बीज भ्रूण का अंश नहीं होता है। बीज एक स्वतंत्र रचना के रूप में फल के अंदर होता है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए भ्रूण के अंदर कोई अन्य संरचना नहीं पाई जाती। बीज में भ्रूण के अतिरिक्त बीजांडकाय, भ्रूणपोष आदि पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद फिर देखिए भ्रूण बीज के अंदर ही सक्रिय रहता है। बीज से पृथक करके इसका भूमि में अंकुरण नहीं होता। भ्रूण बीज के अंदर ही सक्रिय रहता है। अगर भ्रूण को बीज से निकाल करके भूमि पर अंकुरित कराया जाए तो वह अंकुरित नहीं होगा और प्रायः नष्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर देखिए बीज के अंकुरण से नया पादप बनता है। बीज के अंकुरण से नया पादप बनता है। ओके, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पर आते हैं। तो अब अगली हेडिंग है फलों का निर्माण। ठीक, फलों का निर्माण कैसे होता है। हेडिंग से पहले कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है निषेचन के पश्चात बीजांड के आवरण से किसका निर्माण होता है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 है भ्रूणपोषी बीज के 2 उदाहरण दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 है चना तथा मटर भ्रूणपोष के आधार पर कैसा बीज है। और क्वेश्चन नंबर 4 है विस्फोट द्वारा बीज का प्रकीर्णन किस पादपों में होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है निषेचन के पश्चात पुंकेसर का क्या भविष्य होता है। ओके, तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो अगला हेडिंग है फल। ठीक, फल का निर्माण कैसे होता है। परिपक्व अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ओके, तो आइए देखते हैं उसे। देखिए फल का निर्माण। ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। फल एक परिपक्व अंडाशय है। जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं उसी समय अंडाशय
फूल कर रसीला एवं बड़ा हो जाता है और फल का निर्माण करता है। परिपक्व अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति या फिर उसे इंग्लिश में कहते हैं पेरिकार्प का निर्माण होता है। ओके, तो फल एक परिपक्व अंडाशय है। जिस समय बीज का निर्माण हो रहा होता है उसी समय अंडाशय फूलकर रसीला और बड़ा हो जाता है और फल का निर्माण करता है। परिपक्व अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, फल भित्ति मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। ठीक, नंबर 1 है बाह्य फल भित्ति, इसे इंग्लिश में कहते हैं एपिकार्प। और नंबर 2 है मध्य फल भित्ति, इसे इंग्लिश में कहते हैं मेसोकार्प। और नंबर 3 है अंतः फल भित्ति, इसे इंग्लिश में कहते हैं एंडोकार्प। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, कुछ पादपों के फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, दलपुंज तथा बाह्य दलपुंज आदि भी भाग ले सकते हैं। ओके, ऐसे फल को कूट फल या इसे इंग्लिश में कहते हैं फॉल्स फ्रूट या फिर इसका दूसरा नाम है मिथ्या या फिर आभासी फल कहते हैं। ठीक, कुछ पादपों में फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, दलपुंज, बाह्य दलपुंज आदि भाग ले सकते हैं। ओके, तो ऐसे फल को कूट फल, ठीक, कूट फल या फिर मिथ्या फल या फिर आभासी फल कहते हैं। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन 3 या 4 नामों में से किसी नाम से आ जाए, आंसर एक ही लिखना है। देखिए, कूट फल के नाम से आ जाए कि कूट फल क्या है तो भी आंसर एक ही लिखना है। अगर मिथ्या फल आ जाए कि मिथ्या फल क्या है तो भी कूट फल के बारे में ही लिखना है। और अगर क्वेश्चन आ जाए आभासी फल किसे कहते हैं तभी भी कूट फल के बारे में ही लिखना है। यानी इन तीनों नामों का आंसर एक ही होगा। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और इसका एग्जाम्पल है सेब, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, अखरोट आदि। ओके, सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि में जो है फल के निर्माण में पुष्प के कुछ अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्य दलपुंज भाग लेते हैं। ओके, फिर आगे देखिए, अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल कहते हैं। ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रू फ्रूट्स। ओके, और एग्जाम में क्वेश्चन ट्रू फ्रूट के नाम से भी आ सकता है। अब इस सत्य फल को भी 3 नाम से जानते हैं, उसे भी जान लीजिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आए फोड़ कर आए। ओके, देखिए, सत्य फल को यथार्थ फल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि यथार्थ फल क्या है। ओके, और सत्य फल को वास्तविक फल भी कहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन जो है वास्तविक फल के नाम से भी आ सकता है कि वास्तविक फल किसे कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो नाम याद रखना, सत्य फल या फिर यथार्थ फल या फिर वास्तविक फल, तीनों नामों का आंसर एक है। अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल या फिर वास्तविक फल या फिर यथार्थ फल कहते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, निषेचन के बाद पुष्प के अंगों में परिवर्तन। यानी जब पुष्प में निषेचन हो जाता है तो उसके अंगों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, आइए उसे देखते हैं। ठीक, ये पूरा भाग पुष्प का ये पूरा भाग है और ये पूरा भाग जो है फल का भाग है। ओके, तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, बाह्य दलपुंज, पुंकेसर, वर्तिकाग्र एवं वर्तिका, ठीक, निषेचन के पश्चात प्रायः सूख कर गिर जाते हैं। ओके, जब पुष्प में निषेचन हो जाता है तो बाह्य दलपुंज, पुंकेसर, वर्तिकाग्र एवं वर्तिका प्रायः सूख कर गिर जाते हैं। ओके, उसके बाद देखिए, अंडाशय भित्ति से फल भित्ति बनता है और बीजांड से बीज बनते हैं। ओके, और बीजांडकाय प्रायः नष्ट हो जाते हैं। कब? जब पुष्प में निषेचन हो जाता है तब। ठीक, बीजांड प्रायः नष्ट हो जाते हैं तथा कभी कभी परिभ्रूणपोष बनाता है। ओके, बीजांड कब नष्ट हो जाते हैं? जब पुष्प में निषेचन हो जाता है तब। ओके,
तो उस पुष्प में निषेचन हो जाता है तो सारी घटनाएं बदल जाती हैं। देखिए, बाह्य आवरण जो होता है बीज चोल बनता है, और अंतः आवरण जो होता है अंतः कवच बनता है या फिर टैगमेंट बनता है। ओके, और बीजांड वृंत जो होता है नष्ट हो जाता है। बीजांड द्वार के रूप में ही बना रहता है। पुष्प में बीजांड द्वार जो होता है निषेचन के बाद, ठीक, बीजांड द्वार के रूप में ही बना रहता है। उसके बाद देखिए, सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अंड कोशिका जो है भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। कब? निषेचन के बाद। ओके, जब पुष्प में निषेचन हो जाता है उसके बाद अंड कोशिका जो होता है भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है या फिर भ्रूण का निर्माण करती है। ओके, उसके बाद देखिए, प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ओके, कब नष्ट हो जाती हैं? निषेचन के बाद। कई बार बता रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। द्वितीयक केंद्रक, ठीक, सॉरी यहाँ पर देखिए, द्वितीयक केंद्रक भ्रूणपोष का निर्माण करता है। कब? निषेचन के बाद। ओके, उसके बाद फिर आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये सब आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि पिछले लेक्चर में सब कुछ पढ़ाया गया है। ठीक, पिछले लेक्चर का मतलब जितने लेक्चर मतलब पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन में जितने लेक्चर हैं उसमें जो है बताया गया इन सब के बारे में। ओके, तो अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर के पिछला लेक्चर देखिए और सीरियल वाइज से देखेंगे लेक्चर, तभी जो है आपको समझ में आएगा। ओके, तो आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं। और अब अगला हेडिंग है फल का महत्व। इसे इंग्लिश में कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट। ओके, फलों के महत्व में देखिए, फलों का निर्माण आवृत बीजी पादपों का विशिष्ट लक्षण है जो पादपों के लिए अत्यंत आवश्यक है। फलों के अंदर बीज सुरक्षित रहते हैं। एक फल के अंदर अनेक बीज बिना किसी हानि के लंबे समय तक रह सकते हैं। दृढ़ फलभित्ति होने के कारण वातावरणीय दशाएं तथा अनेक जीव जंतु बीजों को हानि नहीं पहुंचा पाते। इसके अतिरिक्त फलों में विशेष संरचनाएं उत्पन्न होने के लिए उनका जल, वायु, जंतुओं आदि द्वारा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकीर्णन भी होता है और इस प्रकार आवृत बीजी पादपों में फलों के निर्माण का विशेष महत्व है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।